नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं जिसने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में काफी हलचल मचाई है। हाँ, रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। बिल्कुल। तो हमारे पास ये किताब है और हम कोशिश करेंगे इसके जो मुख्य आइडियाज हैं, जो विचार हैं, उनको समझने की। नमस्ते। और ये किताब ना दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये दो बिल्कुल अलग किस्म की सोच को आमने सामने रखती है। हाँ, वो दो डैड वाली बात है ना। हाँ, कियोसाकी के अपने दो पिता जैसे लोग, एक उनके अपने पिता पढ़े लिखे जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, जो एक सुरक्षित नौकरी, मेहनत की कमाई, उस पर यकीन रखते थे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता रिच डैड, जिनके पास शायद उतनी फॉर्मल पढ़ाई नहीं थी, पर जिन्होंने अपना कारोबार खड़ा किया। और उन्होंने सिखाया कि भाई पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाना है। ये सोच बिल्कुल अलग थी। तो आज का हमारा मकसद यही है, इस किताब के जरिए ये देखना कि पैसे और वेल्थ क्रिएशन संपत्ति बनाने को लेकर जो हमारी पारंपरिक सोच है, उसको ये कैसे चैलेंज करती है। हाँ, तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं इसके। जरूर। तो शुरू करते हैं इन दोनों की सोच के जो एकदम बुनियादी फर्क हैं उससे। ठीक है। जो पुअर डैड थे, उनका रास्ता सीधा था, अच्छी पढ़ाई करो, एक सेफ जॉब पकड़ो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। हाँ, ये तो जाना पहचाना रास्ता लगता है ज्यादातर लोगों के लिए। बिल्कुल। लेकिन अमीर डैड, उनकी सोच बिल्कुल उलट थी। कैसे? वो कहते थे पैसे के लिए खटना नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ करो कि पैसा तुम्हारे लिए कमाए। सुनने में तो ये बड़ा क्रांतिकारी सा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या हुआ? देखो, इसका जो असल निचोड़ है ना, वो किताब के सबसे मशहूर सबक में है। संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। अच्छा, एसेट्स और लायबिलिटीज, ये तो काफी सुना है। हाँ, और अमीर डैड का मंत्र बड़ा सिंपल था, संपत्ति खरीदो, देनदारियों से बचो। कियोसाकी ने इसे समझाया भी बड़े आसान तरीके से। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। सही। जैसे किराए पर दिया हुआ घर या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले। और देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार का लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेच है ना? ज्यादातर लोग अपने घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। हाँ, मानते हैं। पर कियोसाकी के हिसाब से अगर उस घर पर लोन है और वो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है मेंटेनेंस और ईएमआई के तौर पर, तो वो संपत्ति नहीं, देनदारी है। यही तो इस किताब का सबसे सोचने पर मजबूर करने वाला और शायद सबसे पावरफुल आइडिया है। ये हमें सिखाता है कि हम जो भी चीज खरीदें उसे इस नजरिए से देखें, क्या ये मुझे कमा कर देगी या मेरे पैसे खर्च करवाएगी। तो फोकस इस पर है कि आपकी चीजें आपके लिए इनकम जनरेट करें। हाँ, लगातार। कियोसाकी का असल कंट्रीब्यूशन शायद डेफिनेशन से ज्यादा इस बात पर जोर देना है कि इस फिल्टर को, इस सोच को अपने हर फाइनेंशियल फैसले पर लगातार लागू करने की आदत डालो। और यहीं पर वो बात आती है फाइनेंशियल एजुकेशन की, वित्तीय शिक्षा की। हाँ, जिसकी कमी अक्सर स्कूलों में महसूस होती है। सही कहा। किताब यही कहती है कि हम स्कूल कॉलेज में अकादमिक या प्रोफेशनल स्किल तो सीख लेते हैं, पर पैसा मैनेज करना, उसे बढ़ाना, ये नहीं सीखते। बिल्कुल। सिर्फ ज्यादा कमाना ही काफी नहीं है, ये बहुत जरूरी है कि उस पैसे को संभालना और बढ़ाना कैसे है, ये सीखा जाए। वरना क्या होता है? वरना लोग ज्यादा कमाई के बावजूद उस चूहा दौड़ यानी रैट रेस में फंस जाते हैं। ये रैट रेस, ये क्या कॉन्सेप्ट है? मुझे लगता है कई लोग खुद को उससे जोड़ पाएंगे। देखो, ये एक अंतहीन चक्कर है। आप ज्यादा कमाते हो तो आप ज्यादा खर्च करने लगते हो। हाँ, लाइफस्टाइल बढ़ जाता है। बिल्कुल। फिर शायद आप कर्ज भी ले लेते हो और फिर उस बढ़े हुए खर्च और कर्ज को चुकाने के लिए आपको और ज्यादा कमाना पड़ता है। तो आप बस भागते रहते हो लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। एग्जैक्टली। कियोसाकी कहते हैं कि इस दौड़ से निकलने का तरीका है पैसिव इनकम बनाना। पैसिव इनकम मतलब ऐसी संपत्ति बनाना जो आपके लिए पैसा कमाए, भले ही आप उस वक्त एक्टिवली काम न भी कर रहे हो, जैसे किराए से आमदनी या निवेश से रिटर्न। अच्छा, एक और आइडिया जो मुझे इस किताब का काफी दिलचस्प लगा, वो था सीखने के लिए काम करें, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका क्या मतलब है विस्तार से? देखो, इसका मतलब है कि जब आप करियर शुरू कर रहे हो या कोई नई नौकरी देख रहे हो, तो सिर्फ सैलरी या ओहदे पर ही ध्यान न दो। तो फिर किस पर दें? ये देखो कि आप वहाँ कौन सी नई स्किल सीख सकते हो, खासकर फाइनेंशियल स्किल्स जैसे अकाउंटिंग की थोड़ी समझ, निवेश के बेसिक्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन यानी मोल भाव की कला।
अमीर डैड की सलाह यही थी कि ये स्किल्स आपको लंबे समय में पैसा बनाने में मदद करेंगी, शायद शुरू की कम सैलरी से कहीं ज्यादा। ये तो जो पारंपरिक करियर सलाह होती है उससे काफी अलग है। हाँ है तो। अच्छा, अब अगर किताब की ताकत की बात करें तो आपको इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या लगती है? देखो, मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सिंप्लिसिटी, मतलब सरलता, और ये लोगों को मोटिवेट करती है। हाँ, पढ़ने में आसान है। बिल्कुल, ये मुश्किल लगने वाले फाइनेंशियल आइडियाज को कहानी की तरह बताती है, जिससे आम पाठक भी कनेक्ट कर पाता है, और ये पैसे को लेकर आपकी जो सोच है, जो माइंडसेट है, उसे बदलने पर जोर देती है, जो शायद पहला कदम है। हाँ बिल्कुल। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसे पढ़कर पहली बार निवेश करने या अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा। हाँ, ये बात तो है। इसने यकीनन बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, लेकिन इसकी आलोचनाएं भी होती हैं। बिल्कुल होती हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सलाह नहीं है। ये बताती है कि क्या करना है, पर कैसे करना है इस पर ज्यादा गाइडेंस नहीं है। ये एक वाजिब आलोचना है। ये सच है कि ये कोई हाउ टू गाइड नहीं है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसने कुछ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को शायद जरूरत से ज्यादा सरल बना दिया है। जिससे क्या हो सकता है? जिससे पाठक शायद निवेश या अपना बिजनेस शुरू करने के जो जोखिम है उनको कम आंक सकता है। अच्छा, और एक बात और उठती है कि क्या ये अमीर डैड असल में थे भी? हाँ, ये सवाल भी उठता है कि कहीं वो सिर्फ एक काल्पनिक किरदार तो नहीं, जिन्हें कियोसाकी ने अपने विचार बताने के लिए इस्तेमाल किया हो। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रिच डैड पुअर डैड एक डिटेल्ड फाइनेंशियल गाइड बुक तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पावरफुल क्यों किताब है, कैसे किताब नहीं। ये पैसे, काम और संपत्ति बनाने के बारे में आपकी जो पुरानी धारणाएं हैं उनको चैलेंज करती है, और एक अलग नजरिया देती है। हाँ, आपको एक अलग नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ये खासकर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है जो अपनी फाइनेंशियल समझ को बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, या फिर वो जो रैट रेस से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो इसे एक शुरुआती बिंदु की तरह देखना चाहिए। हाँ, एक मोटिवेशनल स्टार्ट पॉइंट, जिसके बाद आपको और गहराई में जाकर सीखना होगा। और अंत में एक विचार छोड़ने के लिए, ये किताब संपत्ति को ज्यादातर ठोस चीजों के रूप में देखती है, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक, बिजनेस। हाँ बिल्कुल। तो आज की जो दुनिया है इतनी तेजी से बदल रही है, नॉलेज इकोनॉमी है, तो क्या ज्ञान, आपके स्किल्स, आपका नेटवर्क या आपकी जो रेपुटेशन है, ये जो अमूर्त चीजें हैं जिन्हें इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, हाँ, इंटेंजिबल एसेट्स, क्या ये आज उतनी ही महत्वपूर्ण संपत्ति नहीं बन गई हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शायद हमें आज के दौर में संपत्ति की परिभाषा को थोड़ा और विस्तार देने की जरूरत है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।